अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ली, लेकिन अब मसला है नए चीफ जस्टिस की तैनाती का। और चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला लेकर इस वक्त पाकिस्तान में एक हलचल नजर आती है। सियासी जमातें, खासतौर पर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, वो एहतजाज पर माइल नजर आती हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पूरा मुल्क बंद होगा, एहतजाज किया जाएगा और पहले से ज्यादा सख्त एहतजाज होगा। दूसरी तरफ वो वकला तंजीमें, वकला के वो नुमाइंदे जो कि हुकूमत के साथ जहनी मुताबिकत नहीं रखते, वो भी पर तोल रहे हैं कि जबरदस्त और भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाएगा। और इस दौरान जो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है 12 अरकान पर मुश्तमिल, उसका इजलास जो है उसमें यह तय होना है। 3 नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भिजवा दिए गए हैं। इस पैनल में सीनियर प्यूने जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर जस्टिस याह्या आफरीदी के नाम शामिल हैं। इन 3 में से एक का इंतखाब करना है। कुछ लोग ये तबसरे कर रहे हैं कि अगर जस्टिस याह्या आफरीदी इनकार कर देते हैं तो फिर हुकूमत की चॉइस होगी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया जाए। लेकिन जब हम 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को पढ़ते हैं तो उसमें समझ ये आती है कि अगर इन 3 जजेस में से कोई भी शख्स इनकार कर देता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, तो उस सूरत में बाकी मानदा 2 जजेस में से ही हुकूमत को इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम तो दे दिए पार्लिमानी कमेटी के लिए जिसने चीफ जस्टिस की तैनाती करनी है, लेकिन बायकॉट कर दिया है प्रोसीडिंग्स का। हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर ऑन बोर्ड हो और मिलजुल कर नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जब हुकूमत की मेजॉरिटी है, 8 मेंबर्स हुकूमत के हैं, 4 अपोजिशन के हैं, तो फिर किस तरीके से कोई भी अपोजिशन मुस्तकबिल में किसी भी शख्स के नाम की मुखालफत कर सकती है जिसकी मेजॉरिटी हिमायत कर रही हो? क्योंकि जिसकी मुखालफत की गई होगी, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा तो वो सियासी जमात समझेगी कि फिर उसको उस चीफ जस्टिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। काउंटडाउन शुरू हो गया। हुकूमत ने जो सबसे बड़ी दलील दी थी कि हम ये आईनी तरमीम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस का एक अंबार है जो नहीं सुने गए। 60,000 से ज़ायद केसेस हैं। तो बेंच बना लिया, तरमीम कर ली। अब आम आदमी के केसेस कब तक निमट जाएंगे, कब ये बैकलॉग ऑफ केसेस ख़त्म होगा, ये मामला भी आज डिस्कशन में आएगा। अली अमीन गंडापुर की स्टेटमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स का फ्यूचर क्या होगा, वकला क्या करेंगे, और फिर सबसे अहम सवाल कि अभी 26वीं आईनी तरमीम की गर्द नहीं बैठी, 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा था पहले एक सॉफ्ट आईनी तरमीम की जाएगी और फिर जब मामलात अदलिया के अंडर कंट्रोल हो जाएंगे तो फिर 27वीं आईनी तरमीम आएगी। क्या ऐसा करना मुमकिन है? ये हो पाएगा? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें जनाब बैरिस्टर अकील साहब, कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। मुझे स्काइप के ज़रिए प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें स्टूडियोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ जो है वो बैरिस्टर अकील साहब से करूँगा। बैरिस्टर अकील साहब, आपको मुबारक देता हूँ मैं कि आपने आईनी तरमीम पास करा ली, लेकिन इस मुबारक को एक्सप्लेन आपने करना है। मैं मुबारक क्यों दे रहा हूँ, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि ये आईनी तरमीम जिस तरीके से पास हुई उसमें अभी तक तो ये था कि लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन जिन्होंने वोट दिए अब तो उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। कासिम रोंझो ने, सेनेटर कासिम रोंझो, उन्होंने अपना वोट देने के बाद इस्तीफ़ा भी दे दिया है और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले, आपके कॉलीग हैं, गुफ्तगू की है पार्लियामेंट के बाहर। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं कासिम रोंझो साहब क्या कहते हैं। तफसीलात को कोई ख़ास नहीं है। ये जोरावर लोग थे जो भी थे, जहाँ से भी आए थे। 6 दिन मुझे मेहमान बनाया, 6 दिन 7 दिन। वो मच्छरों के काटने से, एक पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। तो ये तो सिलसिले उन्होंने किए, उनका अखलाक था, बहरहाल जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे घर छोड़ो, मैं भाग तो नहीं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं नहीं 4 दिन मेहमान हो, 2 दिन हमारा भी खाना खाओ, पिलाना दिन खाए, ये इसी किस्म की बातें रही। डायलिसिस, मच्छर, मलेरिया, हस्पताल, मशीनें, जोरावर लोग घर पे रहने देते, कहीं भाग तो नहीं रहा था। मुबारक।
बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैंने तो अभी ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम नहीं लिया, ना ये इल्ज़ाम आयद हुकूमत को दिया गया है और ना ही कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोई ज़ोरावर लोग थे जिन्होंने मुझे उठाया था। ये किसकी तरफ इशारा है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? मेरी तो समझ से बालातर है ये बात कि ये क्यों कहा जा रहा है। और पार्लिमानी लीडर भी गालबन ये पार्टी के खुद ही हैं, क्योंकि सेनेट में सिर्फ बीएनपी की 2 सीटें हैं और इनकी पार्टी के जो लीडर हैं अख्तर मेंगल साहब, वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देना होगा और आज गालबन इन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया। वैसे लीगली स्पीकिंग और कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इन पे उनकी इंस्ट्रक्शंस का तो आयद वैसे इखलाकी तौर पे तो शायद वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हाउस के अंदर वो पार्लिमानी लीडर की होती हैं और इनकी पार्लिमानी लीडर कोई भी नहीं था, सिर्फ इनके अलावा ये 2 मेंबर्स ही थे। एक वो खातून मेंबर थी इनकी सेनेटर और एक ये ख़ुद थे। लेकिन इस तरह का जो वाक़या उन्होंने बयान किया ये अफसोसनाक वाक़या है अगर वाक़तन ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि हमने तो ना किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की और ना ही किसी को जबरी तौर पे वोट डालने का कहा। अगर ऐसी ही बात थी तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आते और कह देते कि मैं वोट नहीं देता। एंड लेट मी जस्ट कंप्लीट द स्टोरी। जब मैं टफ क्वेश्चन कर रहा हूँ हुकूमत वक्त से, मैं ये भी बता दूँ, मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था, कासिम रोंजो साहब नीचे आए, व्हीलचेयर पर लाया गया, काला असा इनके हाथ में मौजूद था और ये बार बार हर तरमीम पर खुद जो है वो खड़े भी हो रहे थे, हाथ भी उठा रहे थे। ये वो मौका था, अगर ये वहाँ पर इनकार कर देते, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाहर आके की है, क्या मजबूरी होगी, दिलों के हाल खुदा जानता है, आई डोंट वांट टू जंप इनटू दैट। लेकिन जो इनका मौका था वो सेनेट का फ्लोर था, वोट देने के बाद की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एन उस मौके पर अगर ये गुफ्तगू की जाती, दोनों बड़े मुख्तलिफ चीज़ें होती। तो जब हुकूमत से सवाल होगा तो फिर अपोजिशन से भी सवाल होगा, उसके कंडक्ट पर भी सवाल होगा। रियासत अली आज़ाद साहब, आपने बात सुनी कासिम रोंजो साहब की, आप आइन और कानून जानते हैं, आप पाकिस्तान की बड़ी बार्स में से एक बार के टॉप नुमाइंदे हैं। ये बताएं, ये रोंजो साहब की जो बात है, इसकी बुनियाद के ऊपर ये आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है कि इस आईनी तरमीम को पास करवाने वाला एक शख्स जो है वो 6 दिन जोर आवर लोग, मच्छर, डायलिसिस, ये कहानी सुना रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा नकवी साहब बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये एक ग्राउंड नहीं है इसको मतलब चैलेंज करने के लिए। मेरे ख्याल में जिस जल्दी से ये सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। इन्होंने जो 175 सब आर्टिकल 3 है उसको अमेंड नहीं किया, ये लेजिस्लेशन उससे भी रिपग्नेंट है। और इसके अलावा 185 2F है शायद, उससे भी ये मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो हाई कोर्ट का है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जाता है, उसको भी इन्होंने अमेंड नहीं किया। इसके अलावा और बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, जैसे ये लेजिस्लेशन की गई है। मैं समझता हूँ कि सेनेटर्स को इतनी भी तौफीक हासिल नहीं हुई है, जिसको जमहूरियत कहते हैं, मैं इसको जमहूरियत नहीं कहता। कंट्रोल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं होती। अगर 4 ही पॉलिटिकल लीडर्स ने इसका फैसला करना था तो इन बिचारों को वहां लेके आना, सेनेट में, नेशनल असेंबली में बिठा के सिवाय उठक बैठक करवाने के इनका और कोई काम नहीं था। किसी एक शख्स ने भी खड़े होकर नहीं कहा कि ये आर्टिकल है क्या, इसके अंदर मेरी आउटपुट ये है, मैं इसे एग्री करता हूँ, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। रूल्स 2007 नेशनल असेंबली, रूल्स 2012 सेनेट, किसी को फॉलो नहीं किया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरीकेकार लेजिस्लेशन का दिया गया था उसको फॉलो नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो लेजिस्लेशन है उसके पीछे, जैसे हमारे ये सेनेटर साहब फरमा रहे, और सिचकियाँ और लोगों के दुख और दर्द और उनके साथ जो कुछ जुल्म रवा रखा गया, ये सारी उसकी मैं समझता हूँ रिफ्लेक्शन है और उसका ये नतीजा है। तो इसको तो चैलेंज करने के लिए देखिए ईसा साहब, किसी भी लेजिस्लेशन को आप अगर कहें कि ये लेजिटिमेट है, वो लेजिटिमेसी उसको तब मिलती जब उसको अवाम एक्सेप्ट करे। इसके अंदर तो वो लोग जिन्होंने ये लेजिस्लेशन करवाई है, वोट दिया, वो अपना क्या मौकफ दे रहे हैं, इस पे आप भी बहुत बड़े नाकद है, अवाम भी सुन रही है, लोग भी देख रहे हैं। मेरी जाती राय में जिस तरह से ये अदलिया को दबोचा गया गले से, जिस तरह अदलिया की आज़ादी को खत्म किया गया है, लगता है ऐसे कि जिन
पार्लियामेंटेरियन को अदलिया ने सजाएं दी थी जब ये आपस में मुखालफ थे एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के वजीर आजम फारग होने पे मिठाइयां बांटते रहे, पिटिशनर बने रहे। आज वो सारे एक पेज पे इकट्ठे हो गए और उन तमाम चीजों का वो अदलिया से इंतकाम लेना चाह रहे हैं। हालांकि जो केसेस किए थे ये पॉलिटिकल लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ खुद किए थे और आज लगता है इससे है कि ये जो 26वीं तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आजाद अदलिया जिससे हमने छुटकारा हासिल किया था कि जी 1973 के आइन के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी 175(3) के अंदर ये है कि जी 14 साल के अंदर अंदर अदलिया को इंतजामिया से अलग करना है प्रोग्रेसिवली। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 1989 शरफुद्दीन केस है कराची 509 उसमें भी ये होल्ड किया गया था। तो इन तमाम प्रिंसिपल और जो 96 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और इस पे 17 जजमेंट है इस इशू पे, उन तमाम की वायलेशन पे ये पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है और अदलिया को बिल्कुल इन्होंने अपना एक सबाड़ी में एक इदारा सही बनाने की कोशिश की। रियासत साहब, मैं रियासत साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। शोएब शाहीन साहब, वेरी वार्म वेलकम, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। शोएब शाहीन साहब, आपकी अदम मौजूदगी में मैंने कासिम रोंजो साहब की गुफ्तगू सुनवाई है जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर की, और वो ये कहते हैं कि जो वोट है ज़ोरावर लोग थे, 6 दिन पहले मुझे गायब कर दिया, डायलिसिस मेरा होता है, फिर मच्छर काटे, मलेरिया हो गया और फिर इस तरह से मैंने वोट दिया, सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आइन में तरमीम, आइन को तब्दील करना, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, व्हाट्स योर कमेंट? देखें ईसा नकवी साहब, मुझे बताएं, आप तो सारा दिन उस दिन सारे इस प्रोसेस को अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते रहे, जिस तरह इनको लाया गया, इनकी दूसरी सेनेटर को भी, या जो बाकी MNAs हमारे वाले लाए गए थे जिनको लोटा बनाया गया या जिनको ज़बरदस्ती अगवा करके लाया गया। मुझे लेकिन उनमें से अभी तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक तो आ गई ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मेंगल साहब के सेनेटर की सफिशिएंट है ना। अब अगर एक एविडेंस भी आपको मिल गई है कि जो ये साबित करती है कि इस तरीके से आईनी तरमीम की गई, मुझे बताएं कि ज़बरदस्ती का तो ना निकाह होता है ना तलाक होती है। चे जाए कि आप 25 करोड़ आवाम के लिए एक वो इमरानी मुआहदा होता है कि जो आइन होता है, और उस आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। इसको आइनी तरमीम नहीं, इसको आर्मी तरमीम बोलें, इसको कठपुतलियों की तरमीम बोलें, इसको यरगमाली तरमीम बोलें। ये जो जुल्म किसी की बेटी को उठा के, किसी की बीवी को उठा के, किसी पर तशद्दुद करके, किसी को अरबों रुपए दे के अगर आपने इस तरीके से आइनी तरमीम की है तो इसकी हैसियत क्या है? इसके कानून में, आइन में, अखलाकियात में, सियासियात में क्या कानूनी हैसियत होगी? इसको कोई एक्सेप्ट करेगा या कोई मानेगा? और फिर वो तरामीम जिसके ज़रिए आपने एग्जेक्टिव के या उन कठपुतलियों के हाथ में दे दिया कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर जब चाहें हमलावर हो जाएं। बात यह है कि अगर आपने 3 में से एक जज को बनाना है चीफ जस्टिस, और वो भी पार्लियामान के वो कठपुतली जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, वो जाली इलेक्शन हमेशा तो फॉर्म 47 पे नहीं आएंगे ना, कभी तो क्यों नहीं आएंगे? कभी तो जब की बात है, आज तो है ना। अगर फॉर्म 47 के नहीं है, ये तो हारे हुए लोग हैं, 17 सीटों के साथ इक़्तिदार में कैसे बैठे हुए हैं? अच्छा, फिर मुझे बताएं, ये इनमें से सिलेक्ट करेंगे कि जो इनकी खुशनुदी हासिल करेगा। कभी लिटिगेंट पार्टी को चॉइस होता है कि वो अपनी मर्जी का जज बनाए? अच्छा, आइन के जो केस, आइनी केसेस किसके खिलाफ होते हैं? फेडरेशन के खिलाफ, या एक पार्टी के खिलाफ, या एक सिटिंग जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ होते हैं? आर्टिकल 199 या 184 ट्रिब्यूनल्स वाले जज बनाए हैं ना अपनी मर्जी के। आप कह रहे हैं कि नहीं होता? राइट, होता है, कानून बन गया है कि आप रिटायर्ड जज को भी लगा सकते हैं। वो भी तो बदमाशी है, इन्होंने बनाया। अब उस बदमाशी के हालत में हम जीते हुए जो लोग हैं, अभी तक ये तयन नहीं हो सका कि किसके पास केस जाएगा सुनने के लिए। तो अब मुझे ये बता दें, अगर आपने आइन और कानून को चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना देना है, जमहूरियत पहले आप दफन कर चुके हैं। आप कहते थे कि जी मकबूजा कश्मीर में कठपुतली होते हैं, वहाँ तो मोदी की गवर्नमेंट हार गई, मोदी की पार्टी हार गई। इसका मतलब है कि कठपुतली आपने अपने मुल्क में बना ली है। इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आज आपको पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर आवाज उठाई है। कोई अखबार आप उठा लें उनका, सभी ने बोला है कि पाकिस्तान की आज़ादी
आज़ाद अदलिया के ऊपर ये हमला है। सही, पूरा ठीक है। इंटरनेशनल मैं मीडिया आपके बता पास रहा है। मुझे बताएं कि कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करके आएगा। मैं आपके पास वापस आता हूँ। बैरिस्टर अकील साहब, कल आप तक रिमार्क्स पहुँचे होंगे, आप वहाँ पर मौजूद तो नहीं थे, लेकिन जो सीनियर प्यूनेट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, मुसाबकती कमीशन का जो केस था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम पढ़ेंगे, खुद हमें समझने में बहुत वक्त लगेगा। तो आपके जो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने वोट दे के आईनी तरमीम करवाई है, उन्होंने पढ़ा था कि वो क्या आइन बनाने जा रहे हैं, थिंक थ्रू किया था? बिल्कुल ईसा नकवी साहब, ये तमाम तर इसके खदोखाल इवन लॉ मिनिस्टर ने भी हमारे जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें तमाम अरकान को बताया और कि ये हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी शायद जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है वो दीगर मेम्बराने पार्लियामेंट या अरकान पार्लियामेंट से बेहतर हो, क्योंकि मेरी लीगल ट्रेनिंग है और लीगल बैकग्राउंड है, उनका शायद ना हो। इसीलिए उनको बेसिक्स एक्सप्लेन, और मैंने ख़ुद भी एक्सप्लेन किया कि इसमें ये हो रहा है और ये प्रोसीजर है और ये करना है और इसमें ये चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं, और उसकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बताई मैंने। बैरिस्टर साहब, मैंने प्रेस गैलरी से बैठ के ख़ुद ये देखा है, इसलिए मैं आपको पुरयकीन होकर बता रहा हूँ कि जब नमाज का वक्फ़ा हुआ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उससे पहले जो कामरान मुर्तज़ा साहब है उनके पास ड्राफ्ट था, वो उसमें कटिंग कर रहे थे। वो गए अपोजिशन लीडर के चैम्बर में, वहाँ उनकी कोई बात हुई, वो वापस आए, उनकी तारड़ साहब से कोई बात हुई, और फिर जो ड्राफ्ट आपने पेश किया सेनेट में, उसमें उस सिटिंग के दौरान, अप्रूवल के दौरान 4 से 5 तरामीम हुई। देखिए उसमें कॉमा फुल स्टॉप वो तो लगे हुए हमारे पास भी आए थे कि वो जो हाथ एक से जगह कॉमा प्रिजाइडिंग वापस- जज को तब्दील करके आईनी बेंच का सरबराह किया गया। ये वो टेक्निकल तब्दीलियां एरर्स हैं हो जो सकते ब्रीफिंग हैं के बाद आई। टाइपिंग में टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, वेदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या कोई और इसमें चीज़ है, तो वो उसमें टेक्निकल एरर्स को रिमूव करने के लिए आप कर सकते हैं कटिंग। एक या दो जगहों पे हमारे हाउस में भी जो डॉक्यूमेंट सेनेट से अप्रूव होकर आया उसमें हुई भी थी, वो वही डॉक्यूमेंट था जो सेनेट से अप्रूव होकर आया था। मैं ये नहीं कि मैं तो अपने हाउस की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैंने तो अपने मेम्बरान को बताना था, अपनी पार्टी के लोगों को या अपने इत्तेहादी जो पार्टियाँ हैं उनके लोगों को, और मैंने एक्सप्लेन किया बिकॉज मैं खुद इस पूरे प्रोसेस में साथ था। मैं और उसमें उन्होंने कहा सेनेट की बात तो सेनेट में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कटिंग हुई भी थी वो सेनेट का डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया था, वो हमारे पास भी कटिंग के साथ उसी तरह ही आया था, उसी की फोटोकॉपीज तकसीम हुई थी, वो क्योंकि अप्रूव डॉक्यूमेंट था। और उसमें कॉमा फुल स्टॉप या जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को काटा है, यहाँ रेपिटेशन है, यहाँ जहाँ एक टाइपोग्राफिकल एरर आ चुका है, उसको काट के तो दुरुस्ती की गई। इतना टाइम नहीं था कि आप उस कटिंग को, उस टाइपोग्राफिकल एरर को आप जाकर के प्रॉपरली हमारे पास यानी इतना टाइम नहीं था वाइटनर जिसे कहते हैं, आप उसको बहस करा लें। वो वाइटनर का बता रहे हैं, वो जो वाइटनर 6 मार्च को जब अपलोड हुआ था इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे डेटा, तो उस पर वाइटनर था, अभी वाइटनर नहीं था, वो बता रहे हैं। हद हो गई है, कमाल है। मुझे ब्रेक पे जाना है, बिकॉज ये सवाल बड़ा अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम क्यों दिए पार्लिमानी पार्टी के लिए, अगर नाम दे दिए तो बायकॉट क्यों किया। दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ वैलिडेट नहीं करना चाहती खुद इसका हिस्सा बनकर और नाम नए चीफ जस्टिस का उसमें शमूलियत इख्तियार करके, क्योंकि मुमकिन तौर पर वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, और अगर ये चैलेंज होगी तरमीम तो इसको सुनेगा कौन? मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईनी बेंच किसने बनाना है? जुडिशल कमीशन जाते जाते हो जाएगा या फिर नए चीफ जस्टिस आने के बाद ये प्रोसेस बाद में होगा? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर अकील शोएब शाहीन साहब और रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कौन बनेगा चीफ जस्टिस? वो एक प्रोग्राम आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अब हुकूमत ने आईनी तरमीम ऐसी कर दी है कि पहले एक सेट प्रिंसिपल था अल जिहाद ट्रस्ट केस के बाद कि सबको मालूम होता था कौन बनेगा चीफ जस्टिस, ना कोई लॉबिंग होती थी ना कोई और मामला। अब ये दौड़ लगा करेगी और समहाउ वकला कहते हैं कि इसने ये रास्ता हमवार कर दिया है कि हुकूमत को प्लीज़ करना चीफ जस्टिस बनने की गारंटी हो सकता है। फिल वक्त कौन बनेगा चीफ जस्टिस? पार्लिमानी कमेटी हुकूमत सर जोड़कर बैठी है, 3 दिन का वक्त है। बैरिस्टर अकील साहब, खबरें चल रही हैं कि पहली चॉइस हुकूमत की जस्टिस याह्या अफरीदी, और अगर वो नहीं होते तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान। लेकिन जब मैं मुसव्वदा देखता हूँ उसके मुताबिक जो प्रोवाइजोज हैं उसमें, उसके मुताबिक तो जब तक ये तीनों रिफ्यूज़ नहीं कर जाते आप नीचे से कोई और नाम ऊपर नहीं ला सकते। तो वाई दिस कंट्रोवर्सी? देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जो लेटर है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का,
या जो मतन है उसमें आपने देखा कि वो जो स्पेसिफिक प्रोवाइज़ो है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ़ और सिर्फ चैम गोइयों की हद तक तो बात की जा सकती है कि हुकूमत के फेवरेट XYZ हैं, अगर ये ना हुए तो वो लेकिन हो ये आपके जाएंगे साथ और हाथ ये ना हुए कौन तो कर वो गया? हो कामरान मुर्तज़ा कर नहीं, गए मैं हैं, वो जो समझता आखिरी नहीं, वक्त कोई में भी कटिंग हो रही थी। कतन नहीं, उसमें वो ये कटिंग वाला प्रोवाइज़ो नहीं है, ये डिसाइडेड था फ्रॉम डे वन, क्योंकि हमने कहा था पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ फिटनेस के लिए या उनकी चीफ जस्टिस बनने के लिए खाली सीनियरिटी प्रिंसिपल ना देखा जाए, फिटनेस का क्राइटेरिया भी देखा जाए, उनके क्रेडेंशियल्स भी देखे जाएं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसको भी देखा जाए। ये आप तीनों अच्छी तीन में से चॉइसेस किसके हैं। क्रेडेंशियल्स पे शक है? मैं देखें किसी के क्रेडेंशियल पे कोई शक नहीं है, 2 कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं और बड़ी अच्छी उनकी जो है रेपुटेशन है। एक मेरे ख्याल से प्रिंसटन भी गए थे, तो मैंने जो उनका देखे लेकिन जब आप तीनों कह रहे हैं ना- एक्सीलेंट जब आप कह रहे स्टेलर रिकमेंडेशंस हैं और वो स्टेलर रिकॉर्ड अपना होल्ड करते हैं, वकालत में भी, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस जहाँ जहाँ वो रहे वो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली, और उनके ऑर्डर्स भी, उनकी जजमेंट्स भी वो बड़ी अच्छी हैं। और जब आप उनका- पर्सन स्पेसिफिक की बात करें ना, हुकूमत तो मेरी खबर है ये, मैं आप मुझे तरदीद आप कह दें कि ऐसा नहीं है, आप 5 का पैनल चाह रहे थे, आप 3 का पैनल नहीं चाह रहे 3 थे। और 5 दोनों की डिस्कशन थी, दोनों की डिस्कशन हुकूमत थी। 5 के लिए जोर लगा रही थी। कतन नहीं, हुकूमत ने ये सारी आईनी तरमीम तो हुकूमत की है ही नहीं। मैं तो ये भी कहूँगा कि हुकूमत के ऊपर अगर कहा जा रहा है तो हुकूमत ने तो ये ढांचा दिया था, इसके पे बिल्ड अपॉन जो किया है वो तो ज़्यादातर तो JUIF की तरफ से आई हैं चीज़ें, और साथ में पीपल्स पार्टी भी है और हमारे दीगर इत्तेहादी। हमने तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का स्ट्रक्चर दिया था जिसमें वो कम होके बेंच, तो हमने तो स्टेप बैक किया। मौलाना की तरमीम पास करवाने के लिए फिर आप इतना क्यों जोर लगा रहे थे? लोग कह रहे हैं हमें उठा लिया, ये हो गया, आपकी क्या मजबूरी थी कि मौलाना की तरमीम आप देखिए, पास हम करवाते? इस मियां पूरे साहब को आपने judicial जाते उम्रा से reforms में- बुलाया, पहली मरतबा उन्होंने फ्लोर पर गुफ्तगू की, ये फिर क्या था? हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए अपनी जो हमारी एक कोशिश थी, काविश थी लीगल रिफॉर्म्स के लिए, बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी तो हमारे पास नहीं है, सिंगल हैंडेडली एक पॉलिटिकल पार्टी के पास तो इत्तेहादियों की हुकूमत है, कुछ अपनी मनमानी होती हैं और ज़्यादा उनकी माननी पड़ती हैं, ये भी आपको पता है, एक फैक्ट है। इसीलिए हमारी कोशिश ये थी कि जो आवाम तक इसके असरात जाने हैं, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका होना है, जो फ़ायदा आवाम तक पहुँचना है, जो केसेस का बैकलॉग है या केसेस की सुनवाई नहीं हो रही, केसेस ज़ेर इल्तबा हैं, वो तमाम तक चीज़ें जो हैं एक स्ट्रीमलाइन करनी थी। बट इज़ दैट नॉट अ जोक कि अपोजिशन की तरमीम थी बकौल आपके, और बकौल अपोजिशन हुकूमत बंदे उठा रही थी अपोजिशन की तरमीम पास कराने के लिए? नहीं, हम बंदे नहीं कोई उठाए हमने, नहीं किसी को कोर्स बकौल किया, opposition। नहीं फोर्स किया। बकौल तो फिर देखें ना, उसमें कोई प्रूफ है उनके। अब तो अपनी पार्टी के मेंबरान पे और इतने सीनियर मेंबरान पे शक करना शुरू कर दिया, और वो शक की बुनियाद पर हो सकता है वो उनकी पार्टी से रास्ते अलग कर लें। वो रियासत अली आजाद साहब मुस्कुरा रहे हैं जब आपने नहीं, कहा रियासत ना अली ढांचे आजाद की साहब बात, से बिल्कुल वो पूछें। कह रहे हैं कि ढांचा, वो आप जब कह रहे हैं ना कि इसका ढांचा, इसका जो स्केलेटन है वो बन रहा था, वो कह रहे हैं कि अदालत का ढांचा बना दिया है रियासत अली आजाद साहब। सर मैं इसमें आज करूं जी। ये आपने बिल्कुल ईसा भाई जो गुफ्तगू की 5 वाला ये बनाना चाहते थे, उनमें ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहते थे। अब इशू ये हो गया है कि आप दोनों साइडों पे ना ये निकल सकते हैं ना थूक सकते हैं। अगर तो सैयद मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाते हैं तो या अफरीदी साहब जो है वो उसके पीजे बन जाएंगे, प्रिजाइडिंग जज बन जाएंगे उसके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। और अगर इनको बनाते हैं, मंसूर अली शाह साहब को पीजे बनाते हैं और उनको चीफ बनाते हैं, तो फिर भी ये जो हड्डी है ये नीचे नहीं उतरती, चूंकि वो सारे केसेस जिनके लिए ये लेजिस्लेशन की गई उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब बैठ जाएंगे। और फिर तीसरा, ये तीनों जजेस जो सीनियर हैं, ये मैं कहता हूं कि एक को छुपा दें, दूसरे को निकाल लें। मैं कहता हूँ कमाल है तीनों जजेस के अंदर। मैं कहता हूँ प्रोफेशनल, अपराइट, इंटेग्रिटी, किसी भी हवाले से कोई कंपैरिजन नहीं है, बेहतरीन जूरिस्ट्स हैं। लेकिन मेरी जाती राय में ये है कि चूंकि इन्होंने जिस काम के लिए किया था वो काम इनका नहीं हो सका। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे और या अफरीदी साहब जो है वो पीजे होंगे उसे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के। अच्छा, ये भी नहीं है, ये आपको लगता है, ये आज आपकी ये तो इंफॉर्मेशन कह रहे है थे या कि आपकी पब्लिक ख्वाहिश के है? फायदे के लिए हमने ये किया। आज चारों सूबों की हाई कोर्ट्स ने वो जो रिट पिटीशंस थी वो रोक दी हैं। अवाम जिनको आज रिलीफ मिलना था, अब कब तक वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनते हैं
अवाम को तो फायदे की बजाय नुकसान हो गया। इन्होंने अपने 187 केसेस डिसाइड करने के लिए ये इतना बड़ा रिस्क लिया और अदलिया को इन्होंने, और मुझे तो खौफ ये था ईसा भाई, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये जैसे इन्होंने ये लेजिस्लेशन की, मुझे खौफ था कि कहीं ये ना कहे कि 15 पार्लियामेंटेरियन या 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है तो हमारे पार्लियामेंटेरियन भी 17 उसके अंदर जजेस लगा दिए जाए, क्योंकि लेजिस्लेशन तो इनका अख्तियार था, ये कर सकते थे। शुक्र है इन्होंने ये मोहब्बत नहीं की इस अवाम के साथ, उनको ये रिलीफ नहीं दिया था कि 34 अगर जजेस होते तो फिर अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ मिलता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा डिले हो गया ये इंसाफ। लेकिन इन्होंने अपना जो कारनामा था, जो लेजिस्लेशन जिसके ऊपर आप भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ICJ का वो जो उन्होंने कमेंट किया वो भी पढ़े। आज मैं आपने बिल्कुल पूरे सामने मुल्क को जो डेमोक्रेसी हम क्लेम करते हैं, अब दुनिया में जो कुछ आपने लोगों को बताया कि हम इस तरीके से भी आइन को तब्दील कर सकते हैं, ये दुनिया में मिसाल आपको नहीं मिलेगी आइन को तब्दील करने की। जनरल लेजिस्लेशन तो चलो की जा सकती है, PTI ने भी ऐसे ही किया था। मैं किसी भी स्पोर्ट की बात, PTI ने सही। भी बहुत सारे बिल ऐसे ही पेश किए थे, इधर से होता था कि जी आपको मंजूर है, उधर से होता था मंजूर है जी, बस एक इधर से बोलता था हाल से और एक प्रिजाइडिंग चेयर से बोलता था। इन्होंने भी उनकी मिसाल, उन्होंने तो जनरल लेजिस्लेशन की, इन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया और भुट्टो का मुत्तफिका आइन जो फेडरेशन की अलामत थी उसकी उसका तहस नहस कर दिया। सही। मैं आपके पास वापस आता हूँ शुएब शाहीन साहब। बिफोर आई पुट अ क्वेश्चन टू यू, ये जिसका मेंशन कर रहे हैं, International Commission of Jurists (ICJ) has strongly criticized the passage of the 26th constitutional amendment, which was approved by both houses of parliament, labeling it a blow to judicial independence. ये आपकी आईनी तरमीम जो आपने बताया कि थिंक थ्रू करके लगाई है, उस पे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ये क्या है? इस पे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ जी बिल्कुल, आप कमेंट करें। बिफोर यू गो टू शुएब शाहीन साहब, देखिए ICJ क्या है? ICJ इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ए कंसोर्शियम ऑफ दीज रिटायर्ड जजेस कह लें, और कुछ जजेस हैं दुनिया के वो, और इनकी एक लीगल एडवाइज़र है रीमा उमर साहिबा, जो साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया का देखती हैं। एंड वी ऑल नो हु रीमा उमर इज़, एंड वो क्या उनकी तबसरे रहे हैं, उनकी इंक्लिनेशन किस तरफ रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बताया जाए कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, शी वाज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ but if Justice Ejazul if Ahsan, this she is was a being strong critic of criticized, Justice if Mudahir this Ali is being Akbar Naqvi. criticized, if we did not have the mandate, or if we did not actually have the prerogative to legislate or make an amend to the constitution, या constitutional amendment हम पेश नहीं कर सकते थे। तो बात यह है कि ये हमारा इस्तेकाक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। एज पार्लियामेंटेरियंस हम गलत हों हम सही हों वो बात की बहस है, उसमें हमने जो किया, अब तो हमारे ऊपर ये ICJ ने कहा कि ये बहुत गलत कर दिया इन्होंने। दुनिया पूरी के पार्लियामेंट से आप उठा के देख लें, दुनिया पूरी की जुडिशरी उठा के देख लें, अमेरिका में क्या कांग्रेशनल हेयरिंग्स नहीं होती? अमेरिका में क्या सेनेट कॉन्फर्मेशन जजेस की नहीं होती? क्या उनके सदूर के दौर में अभी अब 4 तारीख को अमेरिका का इलेक्शन है, आप देख लेंगे कि उसके बाद अगर वैकेंसी आई तो उसको पॉलिटिकली ही उनके जो कांग्रेस है उससे और सेनेट से ही कॉन्फर्मेशन होके रिकमेंडेशन जाके तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं। बहरहाल मैं आपको बताऊं, आपके वो पार्टी के कॉलीग, साबिक कॉलीग, जिनको आपने इतना ट्रस्टवर्दी समझा था कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था पाकिस्तान का, शाहिद खाकान अब्बासी, वो मजाक उड़ा रहे हैं शाइनी तरमीम का। वो कह रहे हैं कि ये शुक्र मनाएं कि इन्होंने ये नहीं लिख दिया कि ये ताहयात पार्लियामेंट होगी। ये तबसरे हो रहे हैं आपके अपने कॉलीग्स की तरफ से। शुएब शाहीन साहब, आप लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत की, लेकिन आप मौलाना की हिमायत कर रहे हैं, हुकूमत भी मौलाना की हिमायत कर रही है। आप हमें अपना कंडक्ट तो बताएं कि हुकूमत मौलाना से एग्री कर रही है या आप मौलाना से एग्री कर रहे हैं? मौलाना की तरमीम है, तरमीम के आप खिलाफ हैं, फिर उस तरमीम के बाद जो कमेटी बनी है खसूसी, उसमें आपने अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन फिर इजलास का बायकॉट कर दिया है। और उधर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जब ये आईनी तरमीम पास होती है तो अली ज़फ़र साहब जाकर बगलगीर होते हैं, इसहाक डार साहब को मुबारकबाद देते हैं, कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर अब्दुल वासे, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान उनसे मुलाकात करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों की पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या? देखें, जहाँ तक आप अली ज़फ़र साहब की बात कर रहे हैं, जाकर इनको मुबारकबाद देते हैं इसहाक डार साहब को या बाकी लोगों को, तो मुझे उसका नहीं पता। मुझे आपकी एक इन्फॉर्मेशन आपकी मुझे मिली थी, परसों मैंने देखी थी
आप तो चूँकि आई विटनेस हैं, आपसे मैं ये नहीं कहता आप गलत कह रहे होंगे, तो अगर उन्होंने की है तो ये गलत किया है। हम तो इसको स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाएंगे और ये बदतरीन किस्म का अटैक है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक़ का, देखें मौलाना साहब को हमने ये नहीं कहा कि आपका जो मुसवदा है वो दुरुस्त है या जो आप इनके साथ जा रहे हैं वो दुरुस्त इक़दाम कर रहे हैं। हमने उनको इंगेज किया था ऑन 2 ग्राउंड्स। पहली बात तो यह है कि हमने उनके साथ इलेक्शन के फ़ौरन बाद तहरीक चलाने के लिए और मुतहिदा अपोजिशन में साथ देने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने हमें कहा जी प्रिंसिपली हम आपके साथ हैं लेकिन अलग अलग तहरीक चलाएंगे। दूसरी बात, जब ये मुसवदा आया तो हमने उनको पूरी कोशिश की कि आप इसका साथ न दें और उन्होंने कुछ दिन तक रेजिस्ट भी किया और बल्कि 2 हफ्ते पहले तक उन्होंने ख़ुद कहा था कि ये नाजायज़ असम्बली है, इनको अख्तियार नहीं है कि इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकें। फिर उन्होंने जो कुछ खुद कहा कि जी काला सांप और शीशनाग और उसका जहर कुछ निकाल दिया और कुछ 20% बाकी है। तो देखें 20% जहर हो या 1% जहर हो, जहर जहर है। तो आप जब उसका साथ दे रहे हैं, देखें तारीख़ के उस साइड पे आप खड़े हों जहाँ हक सच के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, लोगों के हुकूक के साथ खड़ा होना चाहिए। जब लोगों के हुकूक की मौलाना ने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि वो पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट ना करें। आप लोग चैलेंज करने जा रहे हैं आईनी तरमीम को, वो सुनेगा कौन उसको? अगर आप चैलेंज करते हैं तो कौन सुनेगा? वो आपका केस कौन सुनेगा 26वें आईनी तरमीम के बाद? हम इसको इलेजिटिमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम ये अमेंडमेंट समझते हैं और हम इसका इसलिए पार्ट नहीं बनना चाहते। और हमने ये कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें हमने चेक कर दिया। आईनी बेंच सुनेगा? सुन ले, बने ना, नहीं हमने तो इसलिए नहीं बने ना। अब आप आ जाते हैं सुनेगा कौन? देखें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जब आईन को आप जो अमेंडमेंट है उसको चैलेंज करते हैं तो फिर फुल कोर्ट सुनेगी, क्योंकि उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं सुनेगा। वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इम्प्यूग्ड या डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन। तो जब डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन ही अंडर क्वेश्चन आ जाएगी तो वो उसको फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड करेगी। सही, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर अकील साहब, शुएब शाहीन साहब, रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब प्लीज़ कंटिन्यू। आप कह रहे थे कि ये फुल कोर्ट सुनेगा, वाई? जी, उसकी वजह यह है कि देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इम्प्यूग्ड एंड डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन। अब जब एक मुतनाज़ा लेजिस्लेशन आ गई फील्ड में और उसको चैलेंज हो गया तो उसका हल सिर्फ ये है कि फुल कोर्ट फिर बैठ जाएगी, क्योंकि वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, वो तो उसका प्रोडक्ट है। अगर पूरा वो उसको ख़त्म कैसे करेंगे जिसकी वो पैदावार है, जिस आईनी तरमीम की, उसकी वैलिडिटी के ऊपर तो कोई नहीं देख सकता ना, उसकी वैलिडिटी और अदरवाइज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये डिटरमिन एंड डिक्लेयर कर चुकी है कि जब भी कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम हो या कोई लेजिस्लेशन हो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होना चाहिए? मंसूर अली शाह, नो अदर मंसूर अली शाह। चले, अगर कोई भी बनेगा तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ना सिर्फ हम बतौर पीटीआई, बतौर वकील हमने तहरीक का आगाज कर दिया है। कोई भी चीफ जस्टिस आएगा हुसोएवर में भी, देखें हम ये इस प्रिंसिपल तक पहुंचे हैं 76 साल लगा के। जैसे अलजहाद ट्रस्ट सजाद अली शाह चौथे नंबर से लगा दिया था, मलिक असद जजमेंट में तमाम जजेस बैठे, उन्होंने सजाद अली शाह को वापस भेजा। उसका क्या हुआ इम्पैक्ट? उसका इम्पैक्ट ये हुआ मियां अजमल फिर चीफ जस्टिस बना और उस दिन से लेकर आज तक 18वीं तरमीम में ये कहा ना कि चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जो फैसला है, वो तो उससे पहले का है। तो लिहाजा कोई भी जज बनेगा इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, उसको ना वकला तस्लीम करेंगे ना किसी ऐसी कोर्ट में पेश होंगे। एक पॉइंट ये ज़रूर है कि अल जहाद ट्रस्ट केस में जो प्रिंसिपल तय हुआ है सीनियरिटी का, ये सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर तो इसका इतलाक़ नहीं, सिर्फ अपने ऊपर इतलाक़ करती है, बाकी दीगर अदालतों में इसका इतलाक़ नहीं होता। ये कैसा कानून है, ये कैसा प्रेसिडेंट है? मेरी तो ये समझ से बालातर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमें तो प्रैक्टिस में हमने यही देखा, जब कानून के तालिब इल्म होने के नाते हमने जब चीज़ें पढ़ी, देखा कि प्रेसिडेंट होता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो नीचे कोर्ट्स में आप उसको पेश करते हो एज अ वैलिड कमांडिंग अथॉरिटी। और उसमें जो है बिल्कुल बाकी आई एम सॉरी टू फ्रेम माय क्वेश्चन लाइक दिस, आई एम सॉरी टू फ्रेम माय क्वेश्चन लाइक दिस, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करने पे मजबूर हूँ कि हुकूमत वक्त
ये जो आपके पास 3 जजेस के नाम आए हैं, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनीवन, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस पैनल में मौजूद भी जज ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक आपकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इनकी बीवियों का क्रश है इम्मी। आप लोगों का मौक़िफ़ ये है कि ये काली भेड़ें हैं, ये ज़मीर बिके हुआ टोला है और इसका रास्ता आपने आहनी हाथों से रोकना है। उसके बाद हम आते हैं उस कमेटी की तरफ। आपने राफिया और माजबीन की गुफ्तगू तो सुनी है ना, राफिया क्या होगा। अब ये देख लें कि कॉन्वर्सेशंस लोगों की फैमिलीज़ की कैसी हैं और वो सिटिंग जजेस हैं वो घर में क्यों डिस्कशंस कर रहे हैं। जो आइनी मामलात हैं, अदालती मामलात हैं, लीव देम देयर इन द कोर्ट। घर लेके आने की तो कोई ज़रूरत नहीं, आपको तो किसी ने नहीं कहा कि आप घर लेके आइए मामलात और फिर वहाँ पे इतना इंटरेस्ट हो जाए। पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हर किसी की होती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई 100% ही ए पॉलिटिकल कोई इंसान आपको इस दुनिया में मिल जाएगा। ए पॉलिटिकल लोग बहुत कम होते हैं और होते ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जज की फैमिली के ऊपर भी पाबंदी है कि वो अपनी कोई जज की फैमिली के ऊपर जब वो उस मनसब पे बैठते हैं। मैं तो वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं खुद फ़ाइज़ा साहब की बेगम को ये हक हासिल है कि वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और वो काजी फ़ाइज़ा बैठ के इमरान खान के खिलाफ फैसले करे। और यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, यहाँ कोई तासुब भी नहीं है कि वो किसी को झूठा मुकदमा बना के रेफरेंस बना के भेजे। भाई रेफरेंस बनाना कानूनी है, कानूनी है। देखे झूठा जब वो किसने कहा है झूठा है? भाई रेफरेंस को चलने देते ना। क्या प्रॉपर्टीज नहीं है आज भी? क्या उनकी प्रॉपर्टीज नहीं निकली आज भी? उनकी जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके वो माइनर्स बच्चे, उस जमाने की प्रॉपर्टी उनकी बेगम की नहीं थी। और आज वो आप अगर रूटीन वो पढ़ लेना रिपोर्ट जो FBI की रिपोर्ट थी, वो क्या कहती है उसके मुताबिक आपके अगर उनकी बेगम साहिबा के टेक्निकल ग्राउंड्स पे सेटल हुआ ये केस, टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि जी वो चूंकि फैजाबाद धरना जजमेंट है, इसमें बाजार में लबाडी लगती है, लिहाजा सेटिस्फाइड। लेकिन आप उसको चलने दें ना, आज भी बता दें कि किन पैसों से उसकी मनी ट्रेल ले आए। भाई एवन फील्ड अपार्टमेंट हो या ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की प्रॉपर्टी। मुझे रियासत साहब इसलिए तो हुदैबिया पेपर केस में फैसला मैं आपके पास वापस आता हूं। रियासत साहब ने जाना। रियासत साहब, आप रो रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को, यहाँ बातें चल रही हैं 27वीं आईनी तरमीम की। यहाँ पर तो बात चल रही है कि पहले होम्योपैथिक ड्राफ्ट, उसके बाद वो सख्त वाला ड्राफ्ट जिसको काला शीशनाग कहा था हुकूमत ने, वो मौलाना फजलुर रहमान ने, कि उसके दांत तोड़ दिए हैं, तो वो दांत वापस जो है वो ग्राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। देखिए, ये तो सच्ची बात है। पहले ये शामिल थी आर्टिकल 8 को, ये अमेंड करने के लिए जा रहे थे कि सिविलियन का ट्रायल जो वो आर्मी कोर्ट में हो। इस पे जवाद साजा साहब की 2024 की जजमेंट भी है, जिसमें उन्होंने जो आर्मी एक्ट का आर्टिकल 21D था उसको उन्होंने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया था। उस जजमेंट का ऑपरेशन सस्पेंड है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी पेंडिंग पड़ी हुई। लेकिन सवाल नहीं ये पैदा होता है, ये जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है। अवाम ने उनको भी किसी मैंडेट के तहत वहां पे भेजा है। आपने अगर ऐसी लेजिस्लेशन करनी है और अभी आपने जो की है शायद ये भी सस्टेन ना करे, चूंकि मुझे लग ऐसे रहा है कि जैसे जो आर्टिकल 63A की जजमेंट है वो भी सस्टेनेबल नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो कमेटी सही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी। उसके बाद उसका बेंच बनाना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उसके बाद उसका जो फैसला आया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इन द लाइट ऑफ 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139 आसमा जिलानी केस और 2007 सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक जिलानी की जजमेंट, जिसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि जी अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल है या बुनियाद इलीगल है तो सुपर स्ट्रक्चर या ऊपर जितने भी ऑर्डर हो जाएंगे वो इलीगल तस्वर होंगे। मुझे लगता है कि एक स्टेज पे वो जजमेंट भी रिवर्स हो जाएगी और ये जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है ये भी सस्टेनेबल नहीं है। और जो ये बड़ी लेजिस्लेशन करने के लिए ये सोच रहे थे या जो इसका हिस्सा था, जो करना चाह रहे हैं या करेंगे, ये अवाम यहाँ पे बैठी है, अभी तो अवाम सुकून से बैठी है। इस अवाम का अल्लाह ताला इसको जो शऊर दे चुकी है, अल्लाह की जात, लोग समझते हैं, इसको देखते हैं। लोगों के रिएक्शन जो है वो आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि अवाम में कितना गमो गुस्सा है। ठीक है, ठीक है। बैरिस्टर अकील साहब, दिसंबर का महीना 27वीं आईनी तरमीम, देखिए मैं कुछ चल रहा है, डिनाई नहीं कर सकता। हमने बिल्कुल ये that's where you actually confirm it। नहीं, मैं आपको ये जरूर कह रहा हूं कि दिसंबर जो हकीकी हुक्मरान है उनके नुमाइंदे ने कंफर्म किया ना, हकीकी हुक्मरान रावलपिंडी में बैठे हैं, उनका नुमाइंदा फैसल वाडा है, उसने
कंफर्म लेकिन किया, हम- इनको तो बता दिया हम जाएगा बिल्कुल, कि ऐसे एग्जीक्यूट आईनी- करना है। आईनी तरमीम ये जो है, एग्जीक्यूटेंट वो है, अंडर ये कंसिडरेशन है कि तब्दील, फर्दर वो आइन तब्दील करने वाले एक आधी नहीं है। और आईनी तरमीम भी हो सकती है आईनी तरमीम, और उस आईनी तरमीम में फिर वो जो 14-15 सितंबर वाला ड्राफ्ट था वो नहीं, सारा उस हवाले से तो नहीं है, बाकी चीजें भी काफी स्ट्रीमलाइन जो होनी हुक्म है। आएगा उसके मुताबिक होगा। दीगर उसमें चीजें यानी आप थी। लोगों का दिसंबर का महीना भी छुट्टियां कैंसिल और सारे इस्लामाबाद। मेरे ख्याल से अभी तो अल्लाह अल्लाह करके कुछ मेंबरान को रिलीफ मिला है इन टर्म्स ऑफ छुट्टियां, तो फिल वक्त अभी ऑन द कार्ड्स नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मे बी एंड ऑफ दिस ईयर या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हम दोबारा उस चीज़ को, क्योंकि हम बैठेंगे, लीगल रिफॉर्म्स कमेटी बैठेगी, देखेगी और कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है। ये आइन के बेहतरी अंदर लाए तो- वैसे आज तो नहीं, इस फ्रॉड, अपने इस viewers बेईमानी, को- इस फसाद को आप बेहतरी और रिफॉर्म्स कहते हैं तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं वैसे अपने व्यूवर्स को ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जब तारीख लिखी जाएगी ना, ये मामला भी लिखा जाएगा कि इस आईनी तरमीम के लिए एक वोटर ऐसे थे कि जिनकी वालिदा वेंटिलेटर पे थी और उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। शोएब शाहीन साहब, 27वीं आईनी तरमीम भी होगी, पॉसिबिलिटी देखिए, कुछ है, भी कर कन्फर्म लें। डिनाई। एक बात आपको बता दूं, इनके पाँव नहीं है, अवाम इनसे शदीद नफरत करती है, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये जमहूरियत को दफन करके, डाकू को कब्ज़ा करा के, एक जाली पेपर इलेक्शन कमीशन से लेके पार्लियामेंट के अंदर कब्ज़ा ग्रुप बैठ जाए और वो ये तस्वर करे कि हम आईनी हो गए हैं। ना ये आईनी है, ना ये कानूनी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये आज है, महीने बाद है, 2 महीने बाद है, ये सारा कुछ सेटिसाइड होगा, ये घरों को वापस भी जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पसंद जजेस जो इस वक्त बैठे हुए हैं, और मुझे ये यकीन है कि वो लोगों के हुकूक पे इस तरह डाका जनी होते हुए नहीं देखेंगे। और या आपको एक मैं बता रहा हूँ, 2007 से 2009 की मिसाल देख लें, बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप थी मुशर्रफ की सूरत में, आज उससे भी बदतर है। लेकिन लोग निकले, लोग क्या, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज तो सोए हुए थे, लोग ये तो निकलते कोई हैं, सुरूर पैलेस आपके में लोग था, वापस कोई चले काम जाते फंसा हैं, हुआ अब ये था। भी तो वकील निकले, जाने कुर्बान की, बाहर निकले, अपना रिस्क कुर्बान किया, वक्त मेरे पास- पब्लिक उनके पीछे आई और उस डिक्टेटर को वक्त मेरे मुल्क पास छोड़ खत्म के हो गया। भागना पड़ा। और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों के पास भी भागने का टाइम नहीं होगा। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया है। रियासत अली आज़ाद साहब, शोएब शाहीन साहब, बैरिस्टर अकील साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला कुछ यूँ है, आगाज़ भी हमने आज मुनीर नियाज़ी साहब के शेर से किया था, इख्तिताम भी। मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है, यह क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, एक गिरदाब से निकलते हैं दूसरे गिरदाब में फंस जाते हैं। दायरे का सफ़र जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।